हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम यहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब मिक्स क्वेश्चंस में हम वो स्टैटिक पोर्शन कवर करते हैं जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि शिमला बोर्ड के द्वारा पेपर वन में पूछा जाता है। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस, देयर हेडक्वार्टर, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज, ये सब के सब जो है तो हम मिक्स क्वेश्चंस में कवर करते हैं। बाकी यह मिक्स क्वेश्चंस वाली वीडियो आपके एग्जाम के लिए किस तरह से बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वो आपको आने वाले टाइम में यहाँ पर पता चल जाएगा। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है। तो अगर आपने वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, वहाँ पर मिक्स क्वेश्चंस लक्ष्य सीरीज़ करके लिंक दिया गया होगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज हम यहाँ पर पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। सो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चीफ ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संगठन का प्रमुख अंग नहीं है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कौन संयुक्त राष्ट्र संगठन का प्रमुख अंग नहीं है। तो पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के टोटल ऑर्गन यानी कि टोटल अंग कितने होते हैं, तो वो होते हैं 6। उन 6 में कौन-कौन से आते हैं और कौन-कौन से नहीं आते हैं वो मैं आपको आगे बताऊँगा। पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑप्शन ए में दे करके रखा है, वह यूएनओ का अंग नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया कि यूएन के कितने ऑर्गन्स होते हैं, तो वो होते हैं 6। अब वो 6 कौन-कौन से हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो वो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। जैसे कि उन 6 अंगों में एक तो आ जाता है जनरल असेंबली, द सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द यूएन सेक्रेटरीट। तो ये कितने अंग हो गए, तो ये हो गए 6 के 6 अंग। ये आपको पता चल गया। यूएन के कितने ऑर्गन्स यानी कि कितने अंग हैं, तो वो हैं 6। अब इन 6 में एक यहाँ पर आपको दिख रहा होगा द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन 6 में ये जो सिर्फ इकलौता है एक यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है द हेग में, जो कि नीदरलैंड में है। बाकी ये जो 5 यहाँ पर बच गए, इन पाँचों के पाँचों का मुख्यालय कहाँ पर है, तो वो है यूएसए के न्यूयॉर्क में। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर मैंने आपको बताया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, द हेग यानी कि नीदरलैंड में। अच्छा, इसमें टोटल जज कितने होते हैं, तो टोटल जज इसमें होते हैं 15 जज, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन गणपूर्ति यानी कि कोरम के लिए जो तो 9 जज यहाँ पर ज़रूरी होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। अब यूएन की बात आई है तो यूएन किस तरह से स्थापित हुआ था, क्यों स्थापित हुआ था, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो आप सभी को पता है कि पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी। पहली वर्ल्ड वॉर जो है तो 1914 से लेकर के 1918 तक यहाँ पर चली थी। ये आपको पता चल गया। तो पहली वर्ल्ड वॉर कब हुई थी, 1914 से लेकर के 18 तक जो है तो पहली वर्ल्ड वॉर हुई थी। और पूरी दुनिया में जो है तो तबाही यहाँ पर देखी गई थी। बाद में क्या हुआ, बाद में फिर से कोई जो है तो वर्ल्ड वॉर ना हो, उसके लिए एक संस्था यहाँ पर बनाई गई थी। तो क्या संस्था बनाई गई थी, तो वो बनाई गई थी लीग ऑफ नेशंस, जिसको शॉर्ट में जो है तो LON भी कहते हैं, लीग ऑफ नेशंस। तो इसकी स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1920 में की गई थी। अब इसका काम क्या था, इसका काम था कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर ना हो। लेकिन आप सभी को पता है कि दूसरा विश्व युद्ध भी हो गया था, सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हो गई थी। और कब हो गई थी, 1939 से लेकर के 1945 में के बीच में जो है तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गई। अब सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गई तो इसी को रोकने के लिए बाद में जो है तो यूएनओ की स्थापना की गई थी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। तो यूएन की स्थापना कब की गई थी, पूरी की पूरी डेट आपको ध्यान में रखनी है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना की गई थी। उस समय कितनी कंट्रीज ने इसमें जो है तो हस्ताक्षर किए थे, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में बनता है। तो उस समय की बात है जब यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, तो उस समय टोटल जो है तो 51 यानी कि 51 कंट्रीज ने इस पे हस्ताक्षर किए थे। और प्रेजेंट का आप सभी को पता है कि यूएन में टोटल प्रेजेंट में कंट्रीज कितनी है, तो वो है 193, 193। और सबसे लेटेस्ट में मेंबर कौन सा है, तो वो है साउथ सूडान। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बन जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर बात करें यूएन से संबंधित, और भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर में कितने चैप्टर हैं, तो चैप्टर आपसे पूछेंगे तो वो हो जाएंगे 19। और अगर आपसे आर्टिकल पूछेंगे कि यूएन के चार्टर में टोटल आर्टिकल कितने हैं, तो वो हैं 111। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और भी कुछ कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं, बट यहाँ पर हम जो है तो यही देखेंगे। बाकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब की गई थी, ये मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बताया हुआ था। ये आप नीचे कमेंट्स में हमें बताओगे। अगले क्वेश्चन की बात करें, और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन है हमारा, वेयर वाज द 18th प्रवासी भारतीय दिवस हेल्ड।
तो 18वें नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है कि इस बार कौन से नंबर का जो है तो प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित हुआ था? 18वें नंबर का हुआ था, 2025 की यह बात है। तो यह कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था ओडिशा के भुवनेश्वर में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था? भुवनेश्वर में। अब इससे संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। ये जो प्रवासी भारतीय दिवस है, यह कब मनाया जाता है? तो यह 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी टाइम जो है तो 9 जनवरी 1915 की बात है, महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटे थे। तो इन्हीं के उपलक्ष्य में जो है तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार यह कहाँ पर मनाया गया? तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में मनाया गया। और कौन से नंबर का था? 18वें नंबर का था। और इसकी थीम क्या है? थीम देखो इसकी इंपॉर्टेंट है, इस बार ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस बार इसकी थीम थी डायस्पोराज कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जनवरी महीने की बात आई है, तो जनवरी महीने से जितने भी इंपॉर्टेंट डेज बनते हैं, वो सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। आपने बिल्कुल ध्यान से उनको पढ़ना है। तो जैसे कि 4 जनवरी की बात करें, तो 4 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई थी? इस बार इसकी थीम थी सेलिब्रेटिंग एक्सेसिबिलिटी एंड इंक्लूजन फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है कि वर्ल्ड ब्रेल डे कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 4 जनवरी को। उसी तरह 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड हिंदी दिवस कब से मनाना शुरू हुआ है? तो 2006 से इसको जो है तो हर साल यहाँ पर मनाया जा रहा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे जो है तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? सेलिब्रेटिंग द पावर ऑफ यूथ। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह 14 जनवरी को आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे मनाया जाता है। 15 जनवरी को जो है तो आर्मी डे यहाँ पर मनाया जाता है। और इस बार आर्मी डे जो है तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस बार आर्मी डे जो है तो पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया था। और यह कौन से नंबर का था? तो यह 77वें नंबर का था। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और इस बार जो है तो आर्मी डे की थीम क्या थी? तो वो थी समर्थ भारत सक्षम सेना। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह 23 ऑफ जनवरी को जो है तो पराक्रम दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन और नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे यहाँ पर मनाया जाता है। ये क्वेश्चन आप सभी को पता है, बहुत बार एग्जाम में बनता है। नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे ये कब मनाया जाता है? तो आपको पता चल गया कि यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? तो नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे की थीम क्या थी? एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइट फ्यूचर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 24 ऑफ जनवरी हमने देखा नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह 25 जनवरी की अगर बात करें तो यहाँ पर इंडिया टूरिज्म डे और नेशनल वोटर्स डे यहाँ पर मनाया जाता है। और इस बार इंडिया टूरिज्म डे इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या थी? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस बार इसकी थीम थी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। ये आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह 26 जनवरी की अगर बात करें तो यहाँ पर रिपब्लिक डे मनाया जाता है। अच्छा, रिपब्लिक डे इस बार की अगर बात करें तो इस बार रिपब्लिक डे में हमारे चीफ गेस्ट कौन थे? तो इस बार हमारे रिपब्लिक डे में हमारे चीफ गेस्ट थे प्रबोवो सुबियांतो। और यह किस देश के प्रेसिडेंट थे? इंडोनेशिया देश के यह प्रेसिडेंट थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ जो है तो इंटरनेशनल कस्टम्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एनर्जी, ये भी जो है तो 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। उसी की तरह अगर बात करें 27 जनवरी की, तो 27 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ होलोकॉस्ट। यानी कि आप सभी को पता है कि हिटलर के समय क्या हुआ था? तो हिटलर के समय जो है तो नाज़ी शासन में जो हुआ था, उसी की याद में जो है तो कुछ एक विक्टिम्स को याद करते हुए यह दिन यहाँ पर मनाया जाता है। उसी तरह 28 जनवरी को जो है तो डाटा प्रोटेक्शन डे मनाया जाता है। 30 जनवरी को मार्टर्स डे यानी कि शहीद दिवस, डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, ये यहाँ पर मनाया जाता है। उसी तरह जो तो वर्ल्ड लेप्रोसी इरेडिकेशन डे भी यहाँ पर जो है तो 30 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट डेज़ हमने पूरे के पूरे जनवरी महीने के देखे, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी देखो, वीडियोज़ अगर आपको सच में हेल्पफुल लगती हैं तो ज़रूर से वीडियोज़ को लाइक कर दिया करो। बाकी अगर आपके भाई-बहन, दोस्त गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके पास भी हमारी वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दिया करें। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है हमारा अल्फ्रेड नोबल हू फाउंडेड द अल्फ्रेड नोबल प्राइज़ इन्वेंटेड व्हाट? तो अल्फ्रेड नोबल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था? तो उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया था? आप सभी को पता है कि नोबल पुरस्कार की स्थापना हुई थी, किनके नाम पर हुई थी? अल्फ्रेड नोबल के नाम पे हुई थी। तो इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी? तो इन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर बात आई है नोबल प्राइज़ की। तो नोबल प्राइज़ से बहुत से क्वेश्चन्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जो कि वन बाय वन मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। आपने बिल्कुल ध्यान से उनको सुनना है। जैसे कि नोबेल प्राइज़ की घोषणा कब की गई थी? तो नोबेल प्राइज़ की घोषणा हुई थी 1900 में, जबकि नोबेल प्राइज़ पहली बार कब दिया गया था? तो नोबेल प्राइज़ पहली बार जो है तो 1901 में दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत में यह सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है तो 5 फ़ील्ड में दिया जाता था। लेकिन बाद में आप सभी को पता है कि एक फ़ील्ड यानी कि इकोनॉमिक्स भी इसमें ऐड किया गया था।
और वो कब ऐड किया गया था वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो इकोनॉमिक्स को इन्होंने ऐड किया था 1969 1969 में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ऐड तो नहीं किया था लेकिन पहली बार दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। पहली बार जो है तो इकोनॉमिक्स की फील्ड में कब नोबेल प्राइज़ दिया गया था, 1969 में दिया गया था। ये आपको पता चल गया। तो टोटल कितनी फील्ड में दिया जाता है? 6 फील्ड में दिया जाता है। तो 6 फील्ड के नाम आपको पता होने चाहिए। एक तो हमने देख लिया इकोनॉमिक्स की फील्ड में दिया जाता है। उसी तरह फिज़िक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया और बायो यानी कि मेडिसिन हो गया। उसी तरह लिटरेचर में दिया जाता है और पीस यानी कि शांति में दिया जाता है। तो ये टोटल कितनी फील्ड हो गई? तो ये हो गई 6 की 6 फील्ड। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बोला एक फील्ड है पीस यानी कि शांति की। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये जो पीस यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये कहाँ से दिया जाता है? तो ये दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से। बाकी के 5 बच गए, तो बाकी के 5 कहाँ से दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक जो है तो नोबेल पीस प्राइज़ है जो कि कहाँ कहाँ से दिया जाता है? नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो से। बाकी के जो 5 हैं वो कहाँ से दिए जाते हैं? तो स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोम से दिए जाते हैं। ये भी आपको पता चल गया। उसी तरह 2-3 पॉइंट्स मैं आपको और बताता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया था कि सबसे कम उम्र में नोबेल प्राइज़ किसको मिला हुआ है? तो किसको मिला हुआ है? तो वो मिला हुआ है मलाला यूसुफ़ज़ई को। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो इनको नोबेल प्राइज़ जो है तो कब मिला था? 2014 में मिला था और किस फ़ील्ड में मिला था? तो इनको शांति यानी कि पीस की फ़ील्ड में मिला था, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, सबसे कम उम्र में इनको मिला था, तो उस समय इनकी उम्र कितनी थी? तो वो थी 17 साल। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इनकी एक पुस्तक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि बहुत बार एग्ज़ाम में बनती है। तो इनकी पुस्तक का नाम है वी आर डिस्प्लेस्ड। ये भी आपको ध्यान में रखना है। उसी तरह भारत की अगर बात करें, तो भारत का आप सभी को पता है कि पहले भारतीय कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था? तो वो थे रवींद्रनाथ टैगोर। इनको कब जो है तो नोबेल प्राइज़ मिला था? 1913 में मिला था। और किसके लिए मिला था? गीतांजलि के लिए मिला था। और किस फ़ील्ड में दिया गया था? लिटरेचर यानी कि साहित्य की फ़ील्ड में दिया गया था। तो ये कुछ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दें। बाकी अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ज़रूर से वहाँ पर भी फॉलो कर लें। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ इंडिया आर सिचुएटेड ऑन द कोस्ट लाइन? तो भारत के कितने राज्य तट रेखा पर स्थित हैं? तो भारत के ऐसे कितने राज्य हैं जो कि तट रेखा पर स्थित हैं? तो वो है 9। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मान लो ये है हमारा इंडिया, तो ये है हमारा इंडिया, तो ये हमारी हो गई पश्चिमी तट लाइन और ये हमारी हो गई पूर्वी तट रेखा। तो यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पश्चिमी तट पर कितने राज्य आते हैं? तो भारत में पश्चिमी तट पर आते हैं 5 राज्य और भारत में पूर्वी तट पर आते हैं 4 राज्य। तो टोटल कितने हो गए? तो वो हो गए 9 राज्य। ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपको बताया पश्चिमी तट पर हैं 5 राज्य, तो उन 5 राज्यों के नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। उनमें गुजरात हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उसके बाद कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तो ये 5 राज्य जो है तो पश्चिमी तट पर आते हैं। उसी तरह पूर्वी तट की अगर बात करें तो यहाँ पर 4 राज्य आते हैं, जिनमें तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ओडिशा हो गया और कोलकाता हो गया। तो ये 4 राज्य जो है तो पूर्वी तट रेखा पर आते हैं। तो ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो वो कितनी है? तो वो है 7516.6 किलोमीटर। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और ये जो है तो पिछला डाटा था यानी कि ओल्ड डाटा था। अभी जो है तो लेटेस्ट डाटा भी यहाँ पर आ चुका है। तो लेटेस्ट की अगर बात करें तो लेटेस्ट में भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो वो है 11,098 किलोमीटर। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अगर आपसे पिछले वाला डाटा यहाँ पर पूछा जाएगा तो वो आपको यहाँ पर देखना है। अगर आपसे लेटेस्ट वाला डाटा यहाँ पर पूछा जाता है तो वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। बाकी एक और क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि सबसे लंबी समुद्री तट रेखा जो है तो भारत के कौन से राज्य की है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि भारत में सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है गुजरात राज्य की। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, तो क्वेश्चन है हमारा, द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज़, तो भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन-सा है? तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन-सा है भारत का? तो वह कौन हो जाएगा? तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ पर है? तो ये है अंडमान निकोबार में। अच्छा, इंदिरा पॉइंट को और किस-किस नाम से जाना जाता है? तो इंदिरा पॉइंट को ही जो है तो पिगमिलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट भी कहा जाता है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको मैप के थ्रू ही बता देता हूँ। मान लो ये है हमारा इंडिया, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था सबसे दक्षिणतम बिंदु, जो कि आपको यहाँ पर पता चल गया कौन-सा था, इंदिरा पॉइंट। उसी तरह आपसे जो है तो सबसे उत्तरी बिंदु भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन-सा है? तो उसका भी नाम आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो उसका नाम है इंदिरा कौल, जो कि कहाँ पर है? लद्दाख में है। उसी तरह आपसे पूछा जाता है सबसे पूर्वी बिंदु, तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन-सा है? तो वो है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और इसी के साथ आपसे पश्चिमी बिंदु भी पूछा जाता है कि भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन-सा है?
तो सबसे पश्चिमी बिंदु कौन-सा है? तो वो है गुहार मोती, जो कि गुजरात में है। तो ये कुछ एक बेसिक से पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब कुछ और भी पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ जो कि बिल्कुल स्टैटिक लेवल के क्वेश्चन्स होते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन्स होते हैं और यही क्वेश्चन्स आपको जो है तो आपकी मेरिट से 2 या फिर 3 नंबर से पीछे करते हैं। तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अपने इंडिया का पहले तो आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की पूर्व से लेकर के पश्चिम की लंबाई यहाँ पर कितनी है? तो भारत भारत की पूर्व से लेकर के पश्चिम की लंबाई कितनी है? तो वो है 2933 किलोमीटर। ये आपको पता चल गया। उसी तरह आपको ध्यान में रखना है कि भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई यहाँ पर कितनी है? तो भारत की उत्तर से लेकर के दक्षिण की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 3214 किलोमीटर। ये 2 पॉइंट्स भी आपको ध्यान में रखने हैं क्योंकि यही वो क्वेश्चन्स होते हैं जो कि आपको अपनी मेरिट से पीछे करते हैं। उसी तरह आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 2 चीज़ें और भी नोट रखनी है। एक तो भारत का अक्षांशीय विस्तार और एक भारत का देशांतरीय विस्तार। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो वो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। ये आपको पता चल गया। उसी तरह भारत का देशांतरीय विस्तार भी आपको ध्यान में रखना है। तो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी। ये आपको ध्यान में रखना है। ये वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ये बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी आपको कुछ एक चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ओके। सो अगले क्वेश्चन की बात करें। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग द डेकेड वाज। तो जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही थी? तो सिंपल आपसे यहाँ पर पूछा गया है दशक के दौरान यानी कि 2001 से लेकर के 2011 की यहाँ पे बात की गई है। तो 2001 से लेकर के 2011, अब आप सभी को पता है 2001 में हमारी जनसंख्या कितनी थी? तो वो थी 102 करोड़। जबकि 2011 में कितनी हो गई? तो वो हो गई 120 करोड़। तो यहाँ पर कितनी जो है तो जनसंख्या वृद्धि दर रही थी? तो कितनी रही थी? तो वो रही थी 17.64%। ऑप्शन देखो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा 17.64%। अब देखो इस क्वेश्चन से संबंधित बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि भारत के किस दशक में अभी तक सबसे ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई है? तो वो कब देखी गई है? 1961 से लेकर के 1971 के दशक के बीच में। और कितनी देखी गई है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 24.80% जो है तो यहाँ पर देखी गई है। ये आपको पता चल गया। अब इसी के संबंध में एक अपोजिट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि सबसे कम कब देखी गई थी? तो किस दशक में अभी तक भारत में सबसे कम जो है तो जनसंख्या वृद्धि दर देखी गई थी? तो यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय जो है तो कम हो गई थी। तो ये दशक कौन-सा है? तो ये है 1911 से लेकर के 1921 के बीच में। यहाँ पर -0.31% देखी गई थी। यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने के बजाय यहाँ पर कम हो गई थी। तो ये प्रतिशत में भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में यहाँ पर बन जाते हैं। उसी तरह 1-2 पॉइंट्स मैं आपको और बता देता हूँ 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यहाँ पर हम जो है तो हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में बहुत बार जो है तो बातें करते हैं। आज मैं आपको जो है तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में 2011 की जनगणना के अनुसार जितने भी फैक्ट हैं वो आपको बताऊँगा। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो वो है 382 382। उसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो वो है 943 943। उसी की तरह आपसे पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात कितना है? तो वो है 919 है, ये भी आपको पता चल गया। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो वो है 74.04%। तो ये कुछ एक क्वेश्चंस मैंने आपको बताए जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी 2011 की जब जनगणना हुई थी, उस समय हमारे जनगणना आयुक्त कौन थे? तो वो थे सी चंद्रमौली, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन है हमारा हु इज़ द ऑथर ऑफ ए बुक ए सूटेबल बॉय? ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। तो ए सूटेबल बॉय इस पुस्तक के राइटर कौन है? तो वो है विक्रम सेठ, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो विक्रम सेठ हैं, इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई है, तो वो सभी जो है तो इंपॉर्टेंट है और वो बहुत बार एग्ज़ाम्स में बनती है। तो वो मैंने यहाँ पर इनकी कुछ एक पुस्तकें लिख दी हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। आपको बेसिकली ध्यान में क्या-क्या रखनी है? तो एक तो आपको ध्यान में रखनी है ए सूटेबल बॉय, यह किनकी है? तो ये है विक्रम सेठ की। एक आपको ध्यान में रखनी है द गोल्डन गेट, ये वाली बुक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली बुक जो है तो बहुत बार एग्ज़ाम्स में बनती है। उसी की तरह आपको ध्यान में रखना है ये, बिल्कुल लास्ट वाली टू लिव्स ए मेमोयर, ये वाली पुस्तक भी बहुत बार एग्ज़ाम में बनती है, तो ये भी किनकी है? तो ये भी विक्रम सेठ की पुस्तक है। तो ये भी कुछ एक पुस्तकें आपको ध्यान में रखनी है। उसी तरह जब हमने पार्ट 1 मिक्स क्वेश्चंस का डिस्कस किया था, तो वहाँ पर मैंने आपको कुछ एक बुक्स बताई हुई थी, तो चलो उनको जो है तो यहाँ पर रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था माई लाइफ़। माई लाइफ़ पुस्तक जो है तो किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह जो है तो
बिल क्लिंटन के द्वारा लिखी गई है। एक और मैंने आपको बताई थी माई कंट्री माई लाइफ, यह पुस्तक जो है तो लाल कृष्ण अडवाणी के द्वारा लिखी गई है। उसी की तरह मैंने आपको बताया था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यह पुस्तक किन्होंने लिखी है? तो यह नेल्सन मंडेला ने पुस्तक लिखी हुई है। उसी के बाद मैंने आपको बताया था बिकमिंग, ये वाली पुस्तक इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में बनती है। तो बिकमिंग पुस्तक जो है तो मिशेल ओबामा ने लिखी हुई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। कुछ और पुस्तकों की अगर बात करें, जैसे कि डॉलर बहू, डॉलर बहू जो है तो सुधा मूर्ति ने पुस्तक लिखी हुई है। उसी की तरह अगर बात करें द रेस ऑफ माई लाइफ, यह पुस्तक मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई है। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक जो है तो किन्होंने लिखी है? तो ये लिखी है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। और ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है क्योंकि अभी हाल-फिलहाल जो है तो मनमोहन सिंह की मृत्यु हुई थी। तो चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक किन्होंने लिखी है? तो वो लिखी है मनमोहन सिंह ने। अच्छा, यहाँ पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ये है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यह पुस्तक किन्होंने लिखी है? ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस मिक्स क्वेश्चंस वाली वीडियो फर्स्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया हुआ था। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? वो आप नीचे कमेंट्स में हमें बताओगे। तो ये थे हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।